वो साबिक़ में रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और आपने अपनी खिदमत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड मुरतब किया, एक अच्छी छाप छोड़ी। मेरी मुराद जनाब आबिद रसूल ख़ान साहब से है, जो मेरे बिल्कुल बाजू बैठे हुए हैं। बाहैसियत चेयरमैन अक़लियती कमीशन आपकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं ये कहने पे कोई आर महसूस नहीं करूँगा, फरामोश नहीं किया जा सकता। आपने बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं। बहुत ही हसास मिली और मुस्लिम मसाइल पर, अक़लियती मसाइल पर आपने जो है सो आवाज़ उठाई और उसकी यकसुई की, और आप लोगों ने कई के ताकतवर गिरबानों पर हाथ डाल दिया गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, अक़लियती तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए। हम उसके लिए पहले उनको मुबारकबाद देते हैं और जो है सो निज़ामाबाद में उनका खैर मक़दम करते हैं रोशन टीवी की जानिब से। और आपको ये भी बता दूं कि आप गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस से वाबस्ता थे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से नाराज़गी का इजहार करते हुए अलहदगी इख्तियार कर ली और टीआरएस में शामिल हुए हैं। और आज टीआरएस के उम्मीदवारों की तायद में ही वो निज़ामाबाद आए हैं और मुख्तलिफ़ हलकों में घूमते वो कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक़ में रायमा को हमवार कर रहे हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि जो कांग्रेस छोड़ने की आपकी वजह थी, टीआरएस में शमूलियत की वजह जो थी आपकी, वो वजह क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस में 32 साल काम करने के बाद कई अहम पोजीशन पे अपने सर्विसेज किया हूँ और छोड़ने की वजह ये थी कि कांग्रेस की जो सोच है गुज़िश्ता साल 2 साल से पूरी तरीके से बदल चुकी है और कांग्रेस में भी बीजेपी की सोच आज हम देख रहे हैं। और ये सोच स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास ये सोच सोच का मुजाहरा हो रहा है और ये सोच के तहत ही कांग्रेस पार्टी अब चल रही है। तो ये जो इस चीज़ की वजाहत कीजिए कि वो कौन सी सोच है जो आपके जहन में चुभी कि आपको जो परेशान करी और आप कांग्रेस छोड़ने पर? देखिए, आज से एक साल पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर में। जो माइनॉरिटी मुसलमान लीडर्स हैं ये सब मिलकर कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान से ये नुमाइंदगी करे थे कि कांग्रेस पार्टी में भी मुसलमानों को आप बराबर की ज़िम्मेदारी देना है, चाहे वो नॉमिनेटेड पोजीशंस में हो, चाहे पार्टी पोजीशन में हो, चाहे वो एमएलए के टिकट्स में हो। तो ये मुहिम जब चल रही थी तो कांग्रेस में हम देखे कि जहाँ भी हम रिप्रेजेंटेशन करते थे तो वहाँ पे एक ही हमको जवाब मिलता था कि भाई मुसलमान जीत नहीं सकता, मुसलमान के पास माली ताकत नहीं है और मुसलमान के पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुसलमान जीत नहीं सकता, तो इसलिए हम मुसलमान को टिकट नहीं दे सकते। तो ये सोच के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी और वहाँ पे कई ऐसे हम उनके सामने दलीलें रखे थे कि जहाँ मुसलमान जीत सकता, जैसा आपके जो इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान तादाद ज़्यादा है वो इलाक़ों को आइडेंटिफाई करके बताया था। और कोई ऐसे बड़े माली ताकतवर रखने वाले लोगों से भी हम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को एक तवक्कुन दिलाए थे कि अगर मुसलमान को आप टिकट देते हैं तो हम माली तौर पे भी हम मदद करने तैयार हैं। मगर इतना करने के बाद भी एक पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब का वादा हुआ था कि मैं मुसलमानों को पूरी ज़िम्मेदारी दूंगा और उनसे मीटिंग करे थे उन्होंने। उसके बाद पार्टी के जो स्टेट के सदर हैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब, उन्होंने भी वादा किए थे दूंगा बोल के। उसके बाद जैसे इलेक्शन नज़दीक आने लगे तो एक तरीक़े से हमारे को नज़रअंदाज कर दिया गया। टिकट नहीं देना एक बात है, कम से कम हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी हम जाके कोशिश करते थे बात करने की तो हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता था और अगर मिलते हैं तो एक ही बोलते थे क्या टिकट पूछ रहे हैं, तुम जीतते नहीं, कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर देते। तो ये सोच हर एक के लिए एक ऐसी सोच बन गई थी जिससे हम खुद परेशान थे कि ये कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है। मोहतरम नाज़रीन, ये शिकायतें बहुत अहम शिकायत है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बात ये हो रही है कि कांग्रेसी क़यादत मुस्लिम तबके को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी और हकीकत में नज़र भी आ रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है। तो बहरहाल हम यहाँ पर इस बात को यहीं छोड़ते हुए मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या आप ये समझते हैं कि टीआरएस में मुसलमानों को बेहतर नुमाइंदगी दी जा रही है, उनको उनका जायज़ मुकाम दिया जा रहा है? देखिए, टीआरएस भी टिकट कम दिए हैं, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ वादा भी नहीं किए हैं हम देंगे बोल के। जी, कांग्रेस ने वादा किया था, वादा खिलाफ़ी की थी
और वादा खिलाफ़ी के बाद बेइज्जती भी की, और एक तरीक़े से ये बता दिया गया था मुसलमानों की कि भाई आपको ये पार्टी में आपकी ज़रूरत नहीं है, आप रहते हैं रहिए, नहीं रहते हैं मत रहिए। तो ये चीज़ हम टीआरएस में नहीं देखी। और टीआरएस मेरा ज्वाइन करने का मकसद ये था कि भाई एक जमात जो मुसलमानों के लिए इतना काम कर रही है और मुसलमान यहाँ पे आज बेहतर उसमें हैं, आज हम सुकून में हैं, अमन में हैं, हमारे ख़ानदान की हम हिफाजत कर सक रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी पूरी हिफाजत की। तो ये चीज़ को देखकर मेरी सोच ये बनी थी कि भाई मैं अगर ये पार्टी में शामिल होता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करके कुछ मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की यहाँ पर एक शिकायत सामने आ रही है कि मुसलमानों को कुछ अहम ओहदे दिए गए हैं, जैसा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे हमारे पास, महमूद अली साहब, बहुत अहम ओहदा दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये भी शिकायत आ रही है, और ये हो सकता है कि ख्यास आ रही हो या इल्ज़ाम हो, लेकिन ये अख्तियारात नहीं दिए जाते, यानी एक डम्मी के अंदाज में जो सो मुस्लिम ओहदों को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहाँ तक हकीकत है? महमूद अली साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत नेक इंसान हैं, और उन्होंने भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी खिदमात अंजाम दिए हैं। मगर एक बात यहाँ पे अपने को सोचना है कि ओहदा आपको मिलता है तो काम करना आपके इख्तियार होता है। काम आप अपने तरीक़े से ओहदे का आप फ़ायदा उठाना है। जैसा माइनॉरिटी कमीशन का ओहदा मुझे दिया गया था तो ना उसका दफ्तर था, ना उसमें स्टाफ थे, ना उसमें फ़ंड्स थे, ना पैसे थे, ना एक फ़ाइल थी। 4 साल में हम माइनॉरिटी कमीशन को एक ऐसा इदारा बना दिए थे कि पूरा मुल्क उसके बारे में मालूमात कर रहा था किस तरीके से चल रहे हैं। इंडिया का रिकॉर्ड कायम करे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस में, और फिर स्टेट के अंदर हर ऑफिसर माइनॉरिटी कमीशन से डरने लग गया था। तो ये चीज़ जो है हुकूमत नहीं देती आपको करो, बल्कि ये आपको ओहदा मिलने के बाद आपकी खुद जिम्मेदारी बन जाती है आप किस तरीके से इसमें काम करें। तो मैं हमारे जो भी आप जिनके बारे में भी बोल रहे हैं, जैसा महमूद भाई हैं, ये हैं, इन लोगों के साथ मिलके, इन लोगों के साथ इनकी नुमाइंदगी करते हुए हम हर ओहदे को इम्पॉर्टेंट ओहदा बना सकते हैं, और इंशाल्लाह बना के आपको बताएंगे। यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये था कि ओहदों के इस्तेमाल का मामला बहुत अहमियत का हामिल होता है, इख्तियारात का किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये शख्सियत पे इन्हिसार करता है। तो मैं एक बात पूछूंगा कि साहब आपने बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, बल्कि इस बात का गवाह हूँ कि आपने माइनॉरिटी कमीशन को रियासत आंध्र प्रदेश में एक बेहतरीन और जिसका जायज़ मुकाम दिलाया था उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाद मामलात में आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि आप जैसा कि निज़ामाबाद में एक जो सो बोदेपल्ली है, और 1-2-3 वाक़यात में जो हवाला देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो सो वहाँ पर आप नाकामी का सामना करें, ये मेरा मानना है। नहीं, इसमें देखिए 2 चीज़ हैं। नाकामी जब होती है कि जब आप कुछ कर नहीं सकते, मगर माइनॉरिटी कमीशन के अंदर में जो इख्तियारात हमारे पास हैं वो फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं है। हम किसी को भी चेक लिख कर नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई इनकी आप ये मदद कीजिए, इनका ये काम कीजिए। मगर हम कमीशन से जहाँ पे भी कोई वारदात होती थी हम पहुँचते थे, पुलिस को एक्टिवेट करते थे, जो गलती करता है उसको पकड़ाते थे, और उसके बाद जो मासूम के ऊपर जो ज़्यादती होती थी उसके सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को लिखते थे। हुकूमत कुछ देर दबर कुछ केसेस में दी है और कुछ केसेस में नहीं दी है तो हम उसकी दिलाने की कोशिश करेंगे। मगर जो कमीशन का रोल होता है, कमीशन का रोल डायरेक्टली देने का या डायरेक्टली लेने का नहीं होता, क्योंकि एक जुडिशियल यहाँ पर सर मैं बात देने और लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस के ख़ानदान पे जुल्म हुआ, जिस बच्ची को मौत का सामना करना पड़ा, जिस बच्ची की बेइज्जती हुई और उसने खुदकशी कर ली, आज उसका ख़ानदान जबकि खाती बाइज़्ज़त घूम रहा है, और जो उसका ख़ानदान जो है खौफ व खदशात का शिकार है। तो माइनॉरिटी कमीशन की एक ये भी जिम्मेदारी थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता और खाती को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाती, लेकिन जो चल रहा है आज़ाद घूम रहा है वो। देखिए, जुडिशियली एक अलग चीज़ है, कमीशन एक अलग चीज़ है। जब हम कंप्लेन फ़ाइल किए तो उसको अरेस्ट किया गया, और उसको ऊपर मर्डर केस, साथ में उसके ऊपर रेप केस, और जो सेक्शंस हैं रेप के जो नए सेक्शंस हैं पूरे लगाए गए। उसको अरेस्ट करके रिमांड किया गया। उनके जो ख़ानदान पे जो जुल्म हुआ था वो ख़ानदान को सिक्योरिटी दी गई, और अब जिसके बाद कोर्ट उसको बेल दे दी जो भी वो है, और केस चल रहा है। यहाँ पे अपनी जुडिशरी जो है, यहाँ पे कोई भी अगर मर्डर करे या खुदा ना खास्ता रेप करे तो बेल दे दी जाती है उसको, बेल दे के केस सालों साल चलता है। तो ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये कोर्ट्स हैं। और आपको खुद पता है कि इंडियन जुडिशरी कितनी स्लो है,
कितने साल इसमें लगते हैं। तो ये गवर्नमेंट को, एक अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बात करना है, सुप्रीम कोर्ट को बिठा कर जुडिशरी किस तरीके से एक्टिवेट हो सकती है, कहाँ पे जल्द से जल्द वो हो सकता है। तो हम तो कमीशन से ये भी रिकमेंड किए थे हुकूमत को कि तेलंगाना में जो 20-25 रेप हुए थे, यहाँ निज़ामाबाद, नलगुंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया है, एक सेपरेट जज को इनके लिए रख दिया गया। बिल्कुल। तो इस पे क्या होता है, केस 1 साल 1.5 साल में ख़त्म हो जाता है। जो भी सज़ा है या सज़ा हो या मत हो, जैसा भी जज का रहता है फैसला, उस हिसाब से वो चीज़ ख़त्म होती है, और अगर सज़ा हो गई तो वो जेल में चले आता। तो ये चीज़ के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ऐसे माइनॉरिटीज़ के ऊपर जहाँ पे भी कोई जुल्म होता है तो उसको एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और स्पेशल कोर्ट के तहत उसको चलाया जाए। तो ऐसे बहुत काम है, माने काम नहीं है और काम पूरे मैं करा हूँ बोलकर भी नहीं बोल सकता हूँ मैं। काम बहुत है, हमको बहुत कुछ करना है, मगर आज हमको ये देखना है कि भाई जो हिसाब से बीजेपी आज पूरे मुल्क में जुल्म ढा रही है, हम टीआरएस की हुकूमत में आज सुकून से हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के जुल्म में आज लोगों की मौत हो रही है, कोई गाय ला रहा तो उसको मार दे रहे हैं, कोई बेचारा ख़रीद के ले जा रहा है तो उसको मार दे रहे हैं, कहीं अगर कुछ बकरीद हो रही है तो उधर मारम पीटी चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अमन और सुकून है। तो ये चीज़ को देखते हुए हम यहाँ की हुकूमत को मजबूत करना है और साथ ही साथ हुकूमत को ये बताना है कि आप ये चीज़ करिए, उसके लिए हमारी नुमाइंदगी है। मेरे वैसे जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लीडर्स है, सब अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के गवर्नमेंट से बार बार नुमाइंदगी करके माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित्स के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मखलियाती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से आपने जो है सो अच्छा वक्त गुजारा और अच्छी खिदमत की है। आपका एक बेहतरीन मशवरा सामने आया है कि जिस तरह अक़लियतों पे जुल्म किया जाता है, मुल्क के तूल अर्ज़ के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम मसला है। जैसा कि आपने बताया कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मुख्तलिफ बहानों से जो सो अक़लियतों पे हमले किए जा रहे हैं, दलितों पे हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक बेहतरीन मशवरा दिया कि अक़लियती कमीशन के मुकदमात के लिए ख़ुसूसी अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट के टाइप में जो सो यहाँ पर क़ायम की जाए, ताकि इंसाफ जल्दी हो और जो सो आसानी से हो, और जो सो हकीकी जो मुतासरीन हैं उनको जो सो बर वक्त इंसाफ मिल सके। ये आपका इंतहाई बेहतरीन मशवरा, काबिल कबूल मशवरा है, जिसकी जो सो सताइश करना बल्कि तायीद करना इंतहाई लाजमी है। तो चलो ये सब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है इस वक्त, इंतखाबी मौजू बन गया है, बल्कि इंतखाबी मसला बन गया है। हाल ही में जो सो कागज़ नगर में रियासती साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जो तकरीर हुई थी, जिसमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से सवाल करने पर एक अक़लियती नौजवानों को झिड़का गया था। यहाँ पर इसको जो सो लेकर जो सो बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ सियासी जमातें और जो सो उसके कायदीन ये कहते हैं कि केसीआर साहब ने जो सो मुस्लिम तबके की बेइज्जती की है। ये एक छोटी सी बात को एक बड़ा मसला बनाकर और उसको, छोटी बात नहीं सब छोटी, यहाँ तुम्हारा बाप को बोलूँ क्या, ये अल्फाज वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एक साहब एक अपना सवाल उठाते हैं और वो सवाल को केसीआर साहब बोलते हैं मैं जवाब दूंगा, आप इंतज़ार करिए। उसके बाद उन्होंने बार बार सवाल उठाते हैं। तो उनके वालिद, क्योंकि मैं समझा, मुझे बताया गया है कि केसीआर साहब के साथ एजुटेशन में काम किए थे और उनके वालिद को जानते थे, तो मैं आपके वालिद को भी बताऊंगा, तुमको भी बताऊंगा बोलकर एक हिसाब से उन्होंने बोला है। अब इसको हम लेके एक मुद्दा बना के एक जमात को और जमात के लीडर को उसका टारगेट बना रहे हैं। यहाँ पे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा और आपके चैनल से, जो आपके चैनल के देखने वाले हैं, चैनल के चाहने वाले, उनसे पूछूँगा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, कौन सी पार्टी हुकूमत में थी? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद गुजरात में जब कत्ले आम हुआ मुसलमानों का, कौन सी पार्टी हुकूमत में थी? टीडीपी हुकूमत में थी। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर थे जब बीजेपी गवर्नमेंट के, और 38 एमपीज़ उनके पास थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट दिल्ली में हुकूमत में थी और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए जिसमें गुजरात के कातिलों को हम जेल तक पहुंचाएं। आज अगर वो कदम उठता तो अमित शाह जेल में होते, माया कोदांडी जेल में होती, वंजरा जेल में रहता, बाबा बजरंगी जेल में रहता। ये सब जितने कातिल जो अपने आप को बोलते हैं हम कत्ल करे हैं, वैसे लोग भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बाद आप देखिए मक्का मस्जिद का जो धमाका हुआ, जब 30 से 35 मुसलमान बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, जब भी कांग्रेस हुकूमत में थी, कांग्रेस के मिनिस्टर थे माइनॉरिटी के शब्बीर साहब, वहाँ कुछ नहीं हुआ। वक्त के जायदादें जब लूटी गई, जब भी कांग्रेस हुकूमत में थी। तो ये मक्का मस्जिद के जो मुलजिमीन हैं,
मक्का मस्जिद के जो मुलजिमीन हैं यहाँ पर हुकूमत की ढील की वजह से बाइज्जत रिहा होते हैं। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसले को हम हुकूमत से नहीं मिला सकते हैं। कोर्ट अगर गलत फैसला, यहाँ पर पैरवी का मसला आ रहा, पैरवी बराबर की गई, कोर्ट फैसला गलत दिए और वो जो जज फैसला दिया उसके बाद जाकर बीजेपी में ज्वाइन हो गया जी वही। तो अब इसके बाद आप सोच सकते हैं उसका दिमाग क्या था फैसला देने में। तो हमारा काम है हाई कोर्ट में अपील करना। मैं खुद पर्सनली चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा हूँ कि केस के अंदर आप हाई कोर्ट को अपील करना, और मैं पूरे दबाव बनाऊंगा पार्टी के अंदर कि इसमें हाई कोर्ट में जल्द से जल्द अपील फाइल की जाए और उसमें जो बाइज्जत बरी हुए हैं उनका फिर से सुनवाई हो, और अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनको जेल हो। मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगा। 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्या मुस्लिम तबके को मिल सकते हैं? क्या मुमकिन है 12% तहफ़्फ़ुज़ात का दिया जाना? जी, 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो दिए थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं जी, कोई अपने लिए परमानेंट नहीं हुए हैं। अगर स्टे खुदा न खास्ता उड़ जाता है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उड़ जाता है। तो तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दे सकते हैं आप? तहफ़्फ़ुज़ात क्यों दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात वो अपने वो हिस्से को दे सकते हैं, वो लोगों को दे सकते हैं जो फाइनेंशियली, माली हालत और उनकी ज़िंदगियाँ को बेहतर कर सकते हैं रिजर्वेशन से। तो जब इसके ऊपर एक सर्वे होना ज़रूरी है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब दी थी, सर्वे नहीं करी थी तो हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। केसीआर साहब आने के बाद सुधीर कमीशन के एक सर्वे हुआ, सुधीर कमीशन के बाद एक बीसी कमीशन कायम किया गया, माइनॉरिटी कमीशन को भी जिम्मेदारी दी गई कि ये सर्वे करने के लिए, और ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। ये सर्वे के बेसिस पे 12% अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। 12% के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में, दिल्ली को भेजे हैं। दिल्ली में क्योंकि हुकूमत बीजेपी की है, वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी को भी देना नहीं चाहते, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, किसी को भी देना नहीं चाहते। उन लोग सिर्फ ब्राह्मण को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब केसीआर साहब का बोलना ये है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे एमपी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और हुकूमत फेडरल फ्रंट की बनती है तो मैं उसको बराबर हासिल करूँगा और बराबर दिलाऊँगा। तो हमको एक मौका देना चाहिए और उनको एक चांस देना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब माइनॉरिटीज़ मिलकर अगर उन पे प्रेशर डालते हैं तो ये काम ज़रूर हो सकता और होना भी चाहिए। चलिए, आपकी इस बात को हम तस्लीम भी करते हैं और मानते भी हैं। ये क़ानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं, हो सकता है कि आपकी बात सही हो और ये पेचीदगियाँ दूर हो, और उम्मीद है कि जो है सो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाए। लेकिन और सवाल जो अहम मुद्दा दूसरा यहाँ पर चल रहा है, जो बिलखुसूस जो सो आपकी जो सो अहम अपोजिशन कांग्रेस है जिसको लेके चल रही है, मुस्लिम नौजवानों के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट जो दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है सो कई मुस्लिम नौजवान जो है सो तालीम याफ्ता हुए हैं, आज बरसर खिदमत हैं और जो सो अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन जो सो अब मौजूदा हालात में गुज़िश्ता 2-3 साल से फ़ीस रिएम्बर्समेंट जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कई बच्चों ने तर्क तालीम कर दी है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या वजाहत देंगे? क्योंकि मैं भी कॉलेजेस चलाता हूँ, मेरे भी कॉलेजेस हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। स्कॉलरशिप बराबर आ रही है। स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं उनको 20 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है, और पढ़ाई के लिए पूरा इनकरेजमेंट। आप कहेंगे कि अफवाहें नहीं, अफवाहें नहीं है। देर आगे पीछे ज़रूर होती है, हर साल होती है। आज ने 15 साल से 10 साल से भी हम देख रहे हैं स्कॉलरशिप के मामले में बच्चे भी अपनी दरख्वास्त लेट देते हैं, कॉलेज वाले भी अपने एप्लीकेशन लेट भेजते हैं, फिर हुकूमत को आखिरी मिनट पे दबाव डालते हैं दो बोलकर, और हुकूमत आखिरी मिनट में ही देती है। तो ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम को हमको बदलना चाहिए। हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए जैसा एडमिशन होती, जब भी एडमिशन के साथ ही उसको एक लेटर दे दिया जाए कि भाई आपकी स्कॉलरशिप इतनी मंजूर हो गई, तो उसके भी वालिदैन को मालूम हो जाता है कि बच्चे को इतने पैसे मिलने वाले हैं, इतने नहीं मिलने वाले हैं, इतने अपने तरफ से करना है। तो ये सिस्टम को एक रिवाइव करना है, एक चेंज करना है। क्योंकि मैं कॉलेजेस से वाबस्ता हूँ, कॉलेजेस चलाया हूँ और कॉलेजेस चला रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट के ऊपर हमको ज़्यादा डिबेट करना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे बच्चे का एडमिशन के साथ ही उसकी स्कॉलरशिप उसको कॉलेज को एक हो जाए, हर साल दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना हो। ये जो अब जैसा कि अगर 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं,
तो मेरी काबिलियत पे, मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे मुझे 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो आप 20,000 का लेटर जैसा फॉरेन कंट्री में दिया जाता दे दिया जाए। अगर वो फेल होते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाए, अगर वो पास होते हैं तो तो इस तरीके से देने से क्या है, हर साल उसको दरख्वास्त भरना, हर साल कॉलेजेस को जाके यूनिवर्सिटी में पैरवी करना डिपार्टमेंट में, ये चीज़ ख़त्म हो सकती है और काम आसान हो सकता है। 2,000 करोड़ का बजट आज TRS गवर्नमेंट मुसलमानों को दी है, जो एक रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ कि 2,000 करोड़ भी हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास डिमांड करने की ताकत नहीं है। हम आखिरी एक सवाल, 2,000 करोड़ बजट आपके पास है, तो फिर जो फीस रियम्बर्समेंट का मामला है, स्कॉलरशिप का जो मामला है, उसमें ताखिर क्यों हो रही है, जबकि 2,000 करोड़ रुपए आपके पास मौजूद है? बजट जो है, बजट गवर्नमेंट देती है, उसके लिए हमको डिमांड लेना पड़ता है। जैसा बजट एक ऐसी चीज़ होती है, जैसा आप बजट अपने पास रखते हैं, आपके काम करने वाले और आपके जो जिनको आप देना है पैसे, उन लोग आके आपके पास बिल देना पड़ता। आप बजट उसके बाद देते, तनख्वाह उन्हें आके पूछे तो आप तनख्वाह निकाल के देते। तो ये एक सिस्टम बनता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट एक बजट सैंक्शन करने के बाद माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट वाले अपने डिमांड्स गवर्नमेंट को देना पड़ता कि भाई हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं, हम स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं, हम बाहर भी जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर अपना डिमांड ले जाके पेश नहीं कर रहे हैं, तो बजट ड्रॉ नहीं हो रहा आखिरी मिनट तक। जब मार्च आ जाता है, जब बजट ख़त्म होने पे आता है, तो हर जगह से डिमांड आता है, वो टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता। अगर हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले ईमानदारी से और पूरी ताकत से काम करें और जैसा बजट अप्रैल में सैंक्शन हुआ, आप मई से डिमांड देना शुरू करें, तो पैसे भी मिलते और पैसे लोगों तक पहुँच जाते। सवाल ज़रूर करूँगा मैं आपसे, जैसा कि आपने अभी आपके अल्फाज थे कि अगर ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ईमानदार होते तो बर वक्त तलबा को स्कॉलरशिप और जो फीस मिलने के जो चांसेस थे, यहाँ पर ताख़ीर हो रही है, तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पर खाती है, यानी कि जो कुछ कसूरवार है, खाती ना भी हो तो कुछ हद तक कसूरवार है, तो फिर लेजीपन। तो यहाँ पर फिर ऐसे गैर जिम्मेदार इदारे को 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का निगरानकार बनाना कहाँ तक मुनासिब है? बहुत अहम सवाल है, बहुत ही इसका आप बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल्स जो चला रहे हैं वो बॉडी दूसरी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स टिमरिस के अंदर में है। टिमरिस तो उसके साथ ही जुड़ा नहीं, बिल्कुल अलग इदारा है और उसके एक IAFS ऑफिसर शफीउल्लाह साहब जिम्मेदार हैं। कोई तरीके से भी उनको कनेक्शन नहीं है, सिवाय फाइनेंशियल बजट और डिपार्टमेंट से ड्रॉ करते हैं। टिमरिस का कानूनी मौक़िफ़ क्या है सर? बिल्कुल एक बॉडी बनी है, ऑटोनमस बॉडी है वो, और वो बॉडी के अंडर में स्कूल्स चल रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी दी गई है स्कूल्स की बेहतरी और स्कूल्स को उनको 700 से 800 सवाल मेरा ये है, इसका कानूनी मौक़िफ़ क्या है? गवर्नमेंट का इदारा है वो, जैसा दूसरे इदारे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के अंडर में नहीं है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। बजट अपना माइनॉरिटी बजट से ड्रॉ करता, मगर उनके जो फैसले होते हैं, उनके जो भी कानून होते हैं, उनके जो हैं वो डायरेक्टली वो टिमरिस सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी है, सोसाइटी के तहत जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी होती है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का इदारा है, मगर उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की बॉडी में होती है। उसी तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बॉडी में होता है। माइनॉरिटी कमीशन भी एक गवर्नमेंट का इदारा है, जहाँ बजट हम गवर्नमेंट से लेते हैं, मगर कोई भी तरीके से मदाखलत गवर्नमेंट की नहीं हो सकती उसमें। गवर्नमेंट एक ऑफिसर को पोस्ट करने के सिवा दूसरा कोई काम वहाँ करा नहीं सकती। तो ये सब इदारे इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ पे वहाँ के ज़िम्मेदारान पे पूरी जिम्मेदारी आ सके। और टिमरिस बहुत अच्छा चल रहा है, टिमरिस पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। 230 स्कूल चल रहे हैं। सवाल ये है कि देर पा कायम रहेंगे ये? बिल्कुल। अब जब आप बच्चों को एडमिशन दें, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि उर्दू मीडियम इदारे जो हैं, उर्दू मीडियम के जो तालीमी मदारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ की स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जा रहा है। वो पूरी स्ट्रेंथ जो है इनके स्कूलों में दाखिल की जा रही है। अगर खुदा न खास्ता ये स्कूल अगर कल बाकी नहीं रहेंगे तो एक तरफ उर्दू मीडियम से महरूम हो जाएंगे और ये स्कूल भी नहीं रहेंगे तो मसला पैदा हो जाएगा इस ताल्लुक से। मैं आपको समझाता हूँ। टिमरिस जो है एक मॉडल स्कूल के लाइन्स पे बना है, जहाँ पे आपको मॉडर्न इंग्लिश तालीम दी जा रही है, उर्दू भी सिखाया जा रहा है, दीनियात भी सिखाए जा रहे हैं, बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है जी। नहीं बता रहा हूँ मैं, सब ये चीज़ की वहाँ पे सहूलतें हैं। उर्दू मीडियम स्कूल एक सेपरेट चीज़ है। उर्दू मीडियम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है और उर्दू मीडियम स्कूल है। अब उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है तो इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों को उर्दू मीडियम नहीं पढ़ा रहे हैं। हम जो भी आदमी, चाहे मैं हो या आप हो या और कोई ऐसे ज़िम्मेदारान हैं, तो अब हम इंग्लिश मुस्लिम तबके में 70 से 80% गरीब तबका है और गरीब तबका एक ही रास्ता है उसके पास तालीम दिलाने के लिए अपने बच्चों के लिए उर्दू मीडियम स्कूल्स।
अगर वो नहीं रहे तो 70% तबका तालीम से महरूम हो जाएंगे। तो यही गलत फहमी को आपके चैनल के थ्रू मैं आज यहाँ के लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक ऐसा एक वजूद बन गया है कि बच्चा बेहतर होना है तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना जी। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप फ्रांस चले आइए, आप जर्मनी चले आइए, वहाँ पे तालीम होती है और बच्चा दुनिया में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, पूरे दुनिया के जहाँ पे जापान चले आइए, चीनी चले आइए, होती है। इंग्लिश भी सिखाया जाता है मगर एज अ लैंग्वेज, यहाँ मीडियम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम। आज भी अगर एक बच्चा चाहता है IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम उर्दू में लिखना है तो सहूलत है। आज भी एक बच्चा चाहता है कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम उर्दू में लिखना है, इंजीनियरिंग उर्दू में करना है तो उसकी भी सहूलत है। मगर वो सहूलतों को हम डिमांड नहीं किए। हम हर वक्त आसान रास्ता देख लिए कि इंग्लिश मीडियम में डाल दो। अगर आज हम एक फ़ैसला करते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कूल्स पूरे बेहतर हो जाते हैं और स्कूल डिमांड हो जाते हैं। मैं खुद कई स्कूलों का इंस्पेक्शन करा हूँ, निर्मल में और आपकी जन्नारम तक जाकर भी इंस्पेक्शन करा हूँ। मैं जन्नारम में 5th क्लास तक स्कूल है, 5th से 10th तक हम बनाने के लिए मैं पर्सनली जाके वहाँ बैठ के बात किया। तो पेरेंट्स तैयार नहीं है कि स्कूल में बच्चों को डालेंगे। 20 किलोमीटर दूर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ भेज रहे हैं मगर अपने गांव में उर्दू मीडियम में डालने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हमारी सोच ऐसी बन जाती है तो गवर्नमेंट की भी तवज्जो उससे उड़ जाती है और इदारा कमज़ोर होने लगता है। अगर हम आज ये सोचें नहीं हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि उस स्कूल्स को अच्छा करे और पढ़ाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक हमको सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमको एक दूसरे से बैठ के बात करना है। एक हमारी कम्युनिटी में ये सोच बनाना है कि भाई उर्दू मीडियम स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाएंगे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। सिर्फ गरीब क्यों पढ़ाना, अमीर क्यों नहीं पढ़ाना, अमीर भी पढ़ाएंगे। जब अमीर पढ़ाएंगा तो अमीर की ताकत से वो स्कूल बेहतर होंगे। गरीब बोले तो कमज़ोर रहता है, वो अपने परेशानियों में रहता है। अमीर बोले तो ऑफिसर रहता, बिजनेसमैन रहता, उन्हें भी कुछ इमदाद देता, कुछ मदद देता, स्कूल डेवलप होता। तो ये सोच को हमको बदलना है। मेरी भी सोच है वो कि मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा। मेरे ख्याल में आपके भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे। तो ये चीज़ को हमको एक बैठ के बातचीत करना है। एक ओवरनाइट आज हम इंग्लिश में से उर्दू में नहीं डाल सकते, उर्दू से इंग्लिश में नहीं डाल सकते। हमको बातचीत करना है, हुकूमत से बातचीत करना है। उर्दू मीडियम स्कूल्स को हम ताकतवर बनाना है, बनाकर उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ऑटोमेटिकली उर्दू ज़बान भी ताकतवर बन जाती है, स्कूल भी ताकतवर बन जाते। और एक शुबा है, बल्कि इल्ज़ामात आ रहे हैं सामने कि गैर महसूस तरीके से जो है सो कुछ अक़लियती तालीमी इदारों को रियासती TRS हुकूमत ने बंद किया है। जैसा कि आप एक तालीमी इदारों के ज़िम्मेदार भी हैं और आपको इस ताल्लुक़ से ज़्यादा मालूमात है, इस ताल्लुक़ से आप कुछ वज़ाहत कर सकते हैं? किस तरीके से पूछ रहे हैं आप? अक़लियती जो तालीमी इदारे थे, जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस तो नहीं है, हाँ, तो बंद किए जा रहे हैं। बंद हो रहे नहीं, बंद किए जा रहे हैं, इल्ज़ाम है ये। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहें? देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हम प्रोफेशनल लेवल पे खोल दिए थे बग़ैर स्कूलों को तवज्जो देते हुए। हम स्कूल, कोई भी आदमी, चाहे मैं भी हो, मैं भी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया था। मेरे दोस्त हैं वज़ारत रसूल खान मरूम, उन्होंने एक 150-200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर और MBA कॉलेजेस के अंदर हम ज़्यादा खोल दिए। कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं खोलना चाहिए, मगर जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे वहाँ आ सकते, हम वहाँ तवज्जो नहीं करें तो हमारे पास जो बच्चे कम आने लग गए। जैसा मेरे कॉलेज मन्नान कॉलेज है चेवड़ला पर, वहाँ पे 400 बच्चों का हमारे पास इंटेक था और हमारे पास 180-90 ऐसे बच्चे आने लगे साल को। तो कॉलेज नहीं चलता क्योंकि तनख्वाह तो उतनी ही रहते, फ़ीस नहीं आ रही तो गवर्नमेंट से तो कोई पैसा नहीं आता। तो हल्लू कॉलेजेस बंद होने लगे जी। और बंद एक बार हो जाते तो फिर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत बड़े बड़े इदारे रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा रहता। तो हमको शुरू से इसको आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद हम जब हुकूमत से, इसमें मैं भी एक वन ऑफ द मेंबर हूँ, एक कमेटी बना के हम हुकूमत के पास गए थे और हुकूमत को जब KCR साहब से मिल के एज एजुकेशनिस्ट हम ये बोले थे कि साहब स्कूल्स क़ायम करिए। आप स्कूल्स क़ायम करेंगे और ये बच्चे 10th एंड 12th पास होंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉलेजेस भी चलने लग जाएंगे। तो आज जो बच्चे हमारे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 6 क्लास से 5वीं क्लास से 12 क्लास में समझता हूँ, या 10वीं तक पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। वो इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग और मेडिसिन को जाएंगे। तो जब बच्चे कॉलेजेस में आ जाएंगे तो कॉलेजेस भी चलने लग जाएंगे। तो ये रॉन्ग प्लानिंग का शिकार है, ये कोई ऐसा गवर्नमेंट की साजिश नहीं है, ना मेरी गलती है। इसमें हम ये समझे थे कि दूसरे कम्युनिटी के बच्चे आके माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, बल्कि हमारी सोच थी, वो सोच गलत थी। ऐसे हालात बन गए थे कि दूसरी कम्युनिटी के बच्चे माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं आ रहे थे और सिर्फ मुसलमान बच्चे ही एडमिशन ले रहे थे। जब मुसलमान बच्चे सिर्फ एडमिशन ले रहे थे तो कॉलेजेस ज़्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए।
बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हो गए। पहले तो डोनेशन दे के आप पढ़ाते थे, हालात ऐसे हो गए कॉलेजेस आधी फ़ीस पे भी लेने तैयार हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस 47,000 थी, हम 20,000 में भी एडमिशन्स ले लिए जब बच्चे नहीं आने लगे। तो ये चीज़ को, एक सिस्टम को बदलने के लिए आप स्कूल को ताकतवर बनाना है। आज हम 236 स्कूल चला रहे हैं टीआरएस गवर्नमेंट, इसको 500 तक लाना है। 500 में अगर हमारा होता है तो सालाना 20,000 बच्चे पढ़ के ग्रेजुएट होते। ये 20,000 बच्चे पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में जब पहुंचेंगे तो कॉलेजेस भी चलेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और 20,000 बच्चों से 20,000 ख़ानदान हर साल पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे और इसमें से कम 10,000 बच्चे बाहर कंट्रीज़ को पहुंच जाते हैं। तो उससे एक पूरा हमारा एक इकनॉमिक सिस्टम ही चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही कारामद गुफ्तगू है नाजरीन। आप मैं समझता हूँ कि आज मैं एक बेहतरीन गुफ्तगू आपके सामने आई है हमारे अब्दुल रज़ाक खान साहब की तरफ से। आपने बेहतरीन मशवरे दिए हैं और बेहतरीन वजाहत भी की है, लेकिन जो मशवरे आपके हैं अगर हुकूमत इन मशवरों को कबूल करती है तो यकीन जानिए कि मुस्लिम तबके की बेहतरी की राहें बिल्कुल हमवार होंगी और यकीनी तौर पर मुस्लिम तबके को इसका जो सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो यहाँ पर हम जो सो मोहतरम जनाब आबिद रसूल ख़ान साहब से गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि सैर हासिल गुफ्तगू भी है उनसे। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हम उनसे इस वक्त का जिसको इस्तेफ़ादा करते हुए बहुत सी चीज़ों की वजाहत हासिल कर ली। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।